हेलो डियर स्टूडेंट। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका समर्पण एक पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का भाग नंबर 2। धारक अवयव क्या है? देखिए, दिए गए चित्र में यहाँ पर हम धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बिंदु है P, ठीक है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। dl इस तार का एक छोटा सा भाग है जिसको हम तार का अल्पांश कहते हैं। r बिंदु P से इस तार के बीच की दूरी है। आइए अब देखते हैं धारा अवयव। तो देखिए, धारा अवयव क्या है। किसी धारावाही चालक तार लिख देते हैं यहां पर हम, फिर आप समझिएगा। किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा और तार अवयव के गुणनफल को धारा अवयव कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, परिभाषा के अनुसार इस तार में प्रवाहित धारा I और इस तार के सूक्ष्म अवयव dl के गुणनफल को धारा अवयव कहते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे धारा अवयव बराबर होगा IDL। अगर इस दिशा की बात करें तो यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अगर बीमी सूत्र की बात करें तो यहां से आप निकाल लेंगे एम्पियर का बीमी सूत्र A और मीटर का L, तो ये हो जाएगा LA। चाहे तो आगे आप m⁻0 भी लिख सकते हैं। तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा m⁻0 LA। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को धारा अवयव आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग बायो सेवर्ट के नियम पर। देखिए, हम सभी जानते हैं 1820 ईस्वी में ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित कर दिया था। इसके बाद फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट
बायो एवं फेलिक्स सेवर्ट। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ओरेस्टर के प्रयोग के आधार पर फिर से 1820 ईस्वी में प्रयोग किए और किसी धारावाही चालकता के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक दिया, जिसको हम बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। फिर से बच्चों क्या कहा है, देखिए 1820 ईस्वी में फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट बायो एवं फेलिक्स सेवर्ट। इन दोनों ने किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र दिया, जिसको हम बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन लोगों के इनके नियम क्या थे और उन्होंने क्या गणितीय सूत्र दिए। तो इन्होंने अपने प्रायोगिक तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर नियम दिया कि किसी धारावाही चालक तार से कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ प्रयोग किए। तो भाई इन्होंने अपने प्रयोग किया और अपने प्रयोग के आधार पर नियम दिया कि देखिए किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम यहाँ पर डीबी से दिखाएंगे, ये छोटा सा भाग है। उन्होंने एक धारावाही चालक तार लिया और इस तार के एक छोटे से लंबाई जिसको हम तार अवयव या तार का सूक्ष्म अवयव कहते हैं, ले लिया। फिर उससे कुछ दूरी पर उन्होंने एक बिंदु पी लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जो दूसरा उन्होंने कहा कि बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dB का मान तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहा जाता है डीबी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डीएल, जहां पर डीएल तार खंड की लंबाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नियम, तीसरा इन्होंने ये कहा कि भाई देखो इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P से इस तार को मिलाने वाली रेखा और तार के बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से देखिए, उन्होंने कहा भाई इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P से तार अवयव को मिलाने वाली रेखा और तार खंड की लंबाई के बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा डीएल व डीएल को P से
मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको हम लिखेंगे डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। आइए एक और नियम दिया, चौथा नियम। तो चौथे नियम को हम यहां पे देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, चौथा नियम क्या दिया उन्होंने? इस धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P से धारावाही चालक तार के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह तार खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इसको हम कहें तो डीवी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा संबंध 1 हो गया, ये संबंध 2 हो गया, ये संबंध 3 हो गया और ये संबंध 4 हो गया। इन चारों संबंधों को मिलाकर उन्होंने एक नियम दिया। तो आगे लिखें, यहां पे देख लेते हैं क्या देखेंगे। यहां पर लिखेंगे संबंध 1, 2, 3 और 4 को मिलाने पर इन संबंधों को मिलाएंगे तो देखिए डी भी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ऊपर वाला एक में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई डी एल साइन थीटा, ये तीनों ऊपर हैं, ये अनुक्रमानुपाती हैं तो ये ऊपर हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लिया जाता है। तो जब जैसे ही हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई कोष्टक में आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहां μ0 अपान 4 पाई एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, μ0 अपान 4 पाई बराबर होता है 10 घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर।
यदि इसको आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं dv बराबर आएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई dl गुणे r साइन थीटा अपान आर स्क्वायर गुणे r। हमने क्या किया, अंश और हर में r का गुणा कर दिया। ऐसा करने पर देखिए क्या मिलेगा, ये dv बराबर हो जाएगा म्यू 0। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इंटू 4 पाई। यहां पे देखिए आई रहेगा, यहां पे क्या रहेगा dl गुणे r साइन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, अपान क्या हो जाएगा r क्यूब। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा a क्रॉस b बराबर होता है, दिख तो रहा है ना, a क्रॉस b बराबर होता है a b साइन थीटा। तो यहां पे हमारे पास है dl इंटू r साइन थीटा। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r। बोलिए ठीक है। तो अगर सदिश रूप में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर dv बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई, यहां पे रहेगा dl क्रॉस वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपान r क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम लोग b के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लेते हैं। मिटा दें। चलिए देखिए, यहां पर dv क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। कहीं कहीं इसे चुंबकीय पीरियड के नाम से भी बुलाया जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके मात्रक के बारे में। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला या गॉस होता है। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। इसका बीमीय सूत्र देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर होता है IBL। तो अगर यहां से B का वैल्यू निकाला जाए तो B बराबर आ जाएगा F अपान IL न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए मात्रा निकल गया। अगर मैं बीमीय सूत्र की बात करूं तो इसका बीमीय सूत्र होता है ml की पावर mlt की पावर -2। ये क्या है, I है,
तो आई का बीवी सूत्र होता है AT A, आई का बीवी सूत्र होता है A, और इसका होता है मीटर का L। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये M LL कैंसिल, T की पावर -2 A की पावर -1। तो इस प्रकार इसका बीमी सूत्र है M T की पावर -2 A की पावर -1 होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए बायो-सेवर्ट का नियम है क्या, फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1820 ईस्वी में धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा, किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उससे कुछ दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। उन दोनों वैज्ञानिकों के नाम थे जीन बैप्टिज्म बायोस, मैं नाम लिख दे रहा हूं, जीन बैप्टिस्ट बायो एवं फेलिक्स जीन। इन दोनों ने 1820 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि किसी धारावाही चालक तार से कुछ दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें प्रवाहित धारा, तार खंड की लंबाई dl, तार खंड और तार के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती और तार से उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम। आइए अब देखते हैं गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या ऐसे कह लीजिए बायो-सेवर्ट के नियम की उत्पत्ति। तो देखिए हम जानते हैं किसी स्थिर आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है, यहाँ पे देखिए 1/ε0 को लिखते हैं μ0 अपान कितना आएगा 4 पाई, फिर से देखिए 1/ε0 बराबर होता है μ0 अपान 4 पाई इंटू Q/r² इंटू V, जहां पर V इलेक्ट्रॉन का वेग है, आप इसको V या Vd लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं यदि आवेश एकदम सूक्ष्म हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अत्यंत सूक्ष्म होगी। तो यहाँ पे dV हो जाएगा, यहाँ पर dQ हो जाएगा। हम जानते हैं dQ बराबर होता है I dt। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा से क्लियर है, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहां से क्या करेंगे, dQ की जगह पे मान रख देंगे, ये आएगा dV बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू I dt इंटू Vd अपान r²। जरा ध्यान दीजिएगा, ये वेग गुणे समय, हम जानते हैं वेग गुणे समय बराबर हो जाएगा दूरी, और यहां पर हम तार के अत्यंत सूक्ष्म लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो Vd गुणे dt बराबर हो जाएगा dl। क्लियर है, यह मान यहां पे रखेंगे तो देखिए इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे dl, यहां पर आएगा dv बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू I, इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे dl अपान r²। r का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये dv बराबर हो जाएगा
म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आइडियल गुणे आर अपान क्या हो जाएगा आर क्यूब। चूंकि ये दोनों सदिश राशियां हैं तो इनका क्रॉस गुणन डीएल, अगर इनका परिमाण रखा जाएगा तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आइडियल इंटू गुणे आर साइन थीटा अपान आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर। तो ये फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा डीबी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग।